खबर में खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ मेरे होस्ट हैं शाहिद साहब। रन डाउन आपकी खिदमत में पेश करते हैं। हॉस्पिटल में मुंतकली का फैसला आते ही हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में चली गई है और उसने ये अपील की है कि जी ये सुप्रीम कोर्ट ये फैसला नहीं कर सकती, शायद आईनी कोर्ट को ये करना चाहिए था। मगर इससे पहले तक जो एक पोस्टरिंग थी और बड़ा एक टेस्टली ये गवर्नमेंट हमें इशारा देती थी कि जी हमारी वजह से अंदर नहीं है ना, हमारी वजह से ये है, हम वो हल्का सा डिस्टेंस करते थे। मगर आज वो तासुर ख़त्म हो गया कि जो ही कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मिला कैदी 804 को, तो एकदम से वो हो गए कि जी ये आइन की सरबुलंदी के ख़िलाफ़ है अगर उनकी सेहत की बेहतरी हो तो, वरना इस पर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब नए सूबों के हवाले से पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात कल रात गए तक मीटिंग होती रही। अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान को जो है वो ब्रीफ भी किया, मगर आज और कल रंपस भी हमें असम्बली में नज़र आया, तो इसी ज़िमन में था। क्या सिलसिला है? PTI क्या कौमी हुकूमत के लिए रजामंद हो गई है या बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है कि PTI के लिए एक रास्ता खुल रहा है? ये क्या मामलात हैं, इस पर बात करेंगे। 28वीं आइनी तरमीम के हवाले से कोई एक और भी कानून है जिसके बारे में भी कुछ पता नहीं है, मगर कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि एक ये जो आज 21-22 कानून थे जिसको रुकवा दिया कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी ने, तो उसमें क्या वो भी कानून शामिल है या नहीं है? ये क्या सिलसिला है? ईरान क्या अब यूरोप में अमरीकी मफादात पर हमला करेगा? और एक और स्टोरी आज जो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट ने ओपन की है कि किस तरीके से यानी वेनेज़ुएला टाइप एक्शन नाकाम हुआ उस ईरान में, और उसमें पाकिस्तान पे क्या दबाव था और पाकिस्तान ने किस तरह जवामर्दी से जो है उसका हिस्सा बनने से इनकार, फिर कौन हिस्सा बना और किस तरह वहाँ नाकामी हुई, ये भी आपको बताएंगे। मियाँ साहब पहले तो आ जाते हैं कि अब हॉस्पिटल में अगर उन्हें कोई रिलीफ मिल ही गया, वेरी हार्ड वन रिलीफ, और फिर जो रिपोर्ट मैंने कल देखी, थोड़ा बहुत तो हम भी चूँकि अदालत से हमारी जो है वो सलाम दुआ रहती है, तो वो थोड़ी बहुत रिपोर्ट पढ़ भी लेते हैं हम। 100/140 इज़ नॉट अ वेरी गुड ब्लड प्रेशर। उसके बाद उनकी जो तनफ़ुस या जो उनकी पल्स है उसमें इर्रेगुलरिटी है, जो ECG है वो भी बजाय ठीक है मगर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, शदीद स्ट्रेस है और वो एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उन्हें रखा गया। ये भी बात अब साबित हो गई। तो ये अगर कुछ थोड़ा सा इन्हें रिलीफ मिल जाए तो क्या आइन की सरबुलंदी के लिए ज़रूरी है कि उन्हें वापस उसी डंगियन में या उसी लैंग्वेज होने के लिए भेज दिया जाए और उनकी ज़िंदगी को अगर ख़तरात लाहक करके कोई आइन की सरबुलंदी हो सकती है? मियाँ साहब चलें, आफरीदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। देखिए कायद साहब 24 घंटे गुजर चुके हैं। जी या आफरीदी साहब माहिर कानून है। या साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आफरीदी साहब कोई मेरे ख्याल में इसमें हुकूमत को पार्टी बनने की ज़रूरत थी कि एक रिलीफ मिला, जो रिपोर्ट आई उसमें खासी तशवीशनाक सूरत अहवाल थी एक ऐसे आदमी की जो कि ज़िंदगी भर सेहत के हवाले से ही जाने जाते थे। तो वाई टू बी अ पार्टी और ये तसर हुकूमत क्यों दे रही है कि ये जो कल तक तो वो थोड़ा डिस्टेंस करते थे कि जी ऐसी नहीं कोई और ही कर रहे हैं, अब तो ये लगता है कि वो चाहते हैं कि ही शुड लैंग्विश इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। एंड अगेन आई वुड रिपीट माई क्वेश्चन कि बाई एंडेंजरिंग अ लाइफ ऑफ अ प्रिजनर और अ एक्यूज्ड और अ कॉन्विक्ट, इससे क्या कोई आइन की सरबुलंदी हो सकेगी? जनाब या अफरीदी साहब। जी देखिए, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि वक्त का तकाजा ये था, ज़रूर था कि देखिए पाकिस्तान का कानून तो बड़ा क्लियर है कि कोई भी अंडर ट्रायल प्रिजनर हो, कॉन्विक्ट हो, सस्पेक्ट हो, अगर तो मेडिकली या हेल्थ के बिना पर जेल के अंदर उसको वो हेल्थ की या मेडिकल की फैसिलिटीज़ नहीं दी जा सकती, तो ये ज़रूर ये एक आपका पाकिस्तान प्रिजन रूल्स का रूल 157 अलाउ करता है कि जेल सुपरिटेंडेंट थ्रू द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स वो दरख्वास्त दे सकता है कि इसकी जो ट्रीटमेंट है किसी भी कन्विक्ट की, अंडर ट्रायल प्रिजनर की, वो सरकारी अस्पताल में या, और मैं फिर से दोहराऊंगा, या प्राइवेट अस्पताल में की जा सकती है। इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है कि कानून आपका मौजूद है। और दूसरी बात, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात भी नहीं है। पास्ट के अंदर भी हमने देखा कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो हैं उनके साथ ये होता रहा। सवाल देखिए, एक सवाल जो उठता है वो ये है कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि
इमरान खान साहब को या किसी भी अंडर ट्रायल प्रिजनर को या कॉन्विक्ट को हेल्थ की फैसिलिटीज़ या मेडिकल की फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल उठता है कि प्रोसीजर क्या होगा, क्या कौन सा रूल अप्लाई होगा, कौन से कानून के अंडर ये सारा एक मैकेनिज्म जो होगा, जो प्रोसेस होगा, वो किस कानून के अंडर होगा। तो कानून तो देखिए करंटली जहाँ हम स्टैंड करते हैं वो पाकिस्तान प्रिजन रूल्स हैं। अब हुकूमत हो या सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या कोई भी अदारा हो, वो किसी प्रोसेस को बाईपास करके तो किसी भी कॉन्विक्ट को किसी अस्पताल में मुंतकिल नहीं कर सकते। तो एक प्रोसेस के अंडर तो ज़रूर ये करना है। अब सवाल देखिए ये उठता है कि ये प्रेरोगेटिव कि एक शख्स का इलाज हुकूमती अस्पताल में करना है या प्राइवेट अस्पताल में करना है या पाकिस्तान से बाहर करना है, ये प्रेरोगेटिव जो है अंडर द रूल्स ये किसका है। अब यही सवाल जो है वो मेरे ख्याल में हुकूमत ने जो अपनी रिव्यू पिटिशन फाइल की है, यही वो सवालात होंगे जो उठेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ये रिमांड नहीं कर देना चाहिए था हुकूमत को कि हुकूमत इसके ऊपर नज़रसानी करके इस पर फैसला करे। और जो कानून कहता है, अगर तो कानून कहता है कि मेडिकल रिपोर्ट्स को देखकर ये इलाज अस्पताल में नहीं किया जा सकता, तो आप सौ बिस्मिल्लाह इनको बाहर के किसी अस्पताल में। काउंटर क्वेश्चन है या अफरीदी साहब, मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है। एक कैदी को 9 महीने से मिलने नहीं दिया जा रहा, यह हुकूमत का कंडक्ट है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, उसको ये हुकूमत पे कौन। और फिर नवाज शरीफ साहब को ही वॉज अ कॉन्विक्ट, और उसको जो है वो एक जाली जो एक रिपोर्ट बाद में पता चला जो हुकूमत का हिस्सा थे वावड़ा साहब, एक जाली रिपोर्ट पर उन्हें मुल्क से बाहर भेज दिया गया। वो मुल्क से वापस आते हैं तो आके कॉन्विक्ट तकरीर करता है और जमानत उनकी एयरपोर्ट पे हो जाती है। वाई दिस डाइकोटमी, वाई दिस ये क्यों है डिस्क्रिमिनेशन। देखिए सर, टू wrongs will never make a right, पहली बात। No, but one wrong, the wrong that favors me, that is okay. But the wrong that favors my political opponent, that is very bad. जी देखिए, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि कुछ कंडक्ट जो पीटीआई के सियासतदानों का रहा, जो खान साहब की फैमिली का रहा आउटसाइड अडियाला जेल, क्योंकि देखिए ये एक अदालती फैसला था, ये एक अदालती कार्रवाई थी, ये एक ट्रायल था, ये एक कानून के तकाजे में किया गया हुआ फैसला था, या एक अपील थी जो हाई कोर्ट में मौजूद थी, या दीगर केसेस थे जो अदालतों में मौजूद थे। लेकिन आपने ये भी ज़रूर देखा होगा कि जो पीटीआई की लीगल टीम है उससे भी ये कोताही हुई कि देखिए आप लीगैलिटीज़ को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स नहीं कर सकते, वरना ना आप सियासत के रहते हैं और ना आप कानून के रहते हैं। तो ये हमने ज़रूर देखा कि हुकूमत का ज़रूर इस बात पर एक कहते हैं ना कि एक प्रॉब्लम रहा कि जब भी कोई मुलाकात की जाती थी या कोई भी एक्सेस दिया जाता तो बाहर अदालत के बाहर अडियाला जेल के बाहर जो तमाशा लगा और जिस तरीके से कानून को, जजेस को और हर चीज़ को सियासत के अंदर जो है वो मरोड़ दिया गया, उससे मेरे ख्याल में पीटीआई और इमरान खान का केस और वीक किया गया। या सब बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए, सेहत पर तो सियासत होनी नहीं चाहिए सर। यही साहब, असल में हम उसी पर आ जाते हैं। कल जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, जी नहीं करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उस पर नजरसानी जो दरखास्त है वो दायर कर दी गई है। 24 घंटे गुजर चुके हैं, 24 घंटे बाकी हैं, अभी तक बानी पीटीआई को अस्पताल में जो है मुंतकिल नहीं किया गया। नजरसानी दरखास्त पर कोई आज समाअत भी नहीं हुई। अगर 24 घंटे गुजर जाते हैं इसी तरह, नजरसानी दरखास्त वहां पड़ी रहती है, और फिर क्या होगा? क्या तौहीन अदालत की तरफ मामला जाएगा या नजरसानी दरखास्त जो है वो दायर कर देना ही काफ़ी है कि उसमें जो है वो फैसला जब आएगा, सुना जाएगा इसको दोबारा, तो फिर उस पर अमल दरामद हो जाएगा, या ये हुक्म जो है कतई है? देखिए, नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट दरख्वास्त है, बिकॉज 26वीं अमेंडमेंट और 27वीं अमेंडमेंट के बाद बहुत से सवालात उठ गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के ऊपर इस तरह के मामलात में। देखिए, अगर तो सुप्रीम कोर्ट अपील सुन रही हो, क्रिमिनल केस की अपील सुन रही हो, तो फिर तो उसके पास इख्तियार मौजूद है। लेकिन इस तरह के केस के अंदर क्या आर्टिकल 185 को जिस तरीके से अमेंड किया गया 26वीं अमेंडमेंट में, 27वीं अमेंडमेंट को पढ़ें उसके साथ, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इस वक्त कानूनी इख्तियार है
कि वो आउट ऑफ द वे जाकर ये फैसला दे कि एक कन्विक्ट को जो है वो बाहर शिफा किसी भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया गया, या ये इख्तियार अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास है। तो देखिए ये सवालात। अच्छा, मेरा एक और सवाल है याया अफरीदी साहब, माय क्वेश्चन प्लीज। अगर इनको अंदर रखा जाए एंड वी कीप ऑन एंडेंजरिंग हिज लाइफ बिकॉज ऑफ ऑल दीज लीगल कॉम्प्लिकेशन दैट यू आर पॉइंटिंग इट आउट, तो आप क्या समझते हैं कि बंदे की जान चली जाए मगर आइन बच जाए तो बेहतर रहेगा? देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन मैं ये भी ज़रूर इसके साथ ऐड करना चाहूँगा कि देखें कानून किसी के खिलाफ किसी के फेवर में डिस्क्रिमिनेट भी नहीं कर सकती। पाकिस्तान की अदालतों में हज़ारों लोग मौजूद हैं क्या, और ये हमारी प्रिजन्स का एक बेसिक प्रॉब्लम है कि वहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटीज़ प्रिजनर्स को नहीं दी जाती सही, कि वहाँ पे अच्छे डॉक्टर मौजूद नहीं है और बहुत सी बीमारियाँ हैं जो प्रिजन्स में है। लेकिन क्या इमरान खान साहब के लिए या किसी भी सियासतदान के लिए क्या कानून डिफरेंट बनाया जाएगा? क्या उनको शिफा में चले मैं और अंदाज से सवाल करता हूं, मैं और अंदाज से सवाल करता हूं। यू आर अ लॉ एक्सपर्ट, यू आर अ लॉ एक्सपर्ट एंड अ ह्यूमन बीइंग एंड अ जेंटलमैन। इफ यू आर इन द कोर्ट, एक तरफ ये आपकी कानूनी मोशगाफियां हैं जो कि इनसिग्निफिकेंट और फरोई हैं, एंड द अदर साइड पे देयर इज अ वन लाइफ एट स्टेक। आप एज अ जज क्या फैसला करेंगे कि ये कानूनी जो पीछे है ठीक करें, ये बंदा जांदा तो जांदा रहे? अब आई एम क्वेश्चनिंग यू। देखिए मेरे अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं ज़रूर इस केस के अंदर फैसला ये करता कि पहले बात तो देखने की ज़रूरत है कि क्या मेरे पास इख्तियार भी है ये फैसला करने का। क्या आप ये फैसला किसी से भी करवा सकते हैं? क्या पाकिस्तान में कोई जंगल का कानून है? ये ज़रूर एक इख्तियार है इस फैसला करने का, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास है। पीटीआई को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाना चाहिए, पिटिशन फाइल करनी चाहिए। देखिए एक कानूनी रास्ता तो आपको अब ये समझ जाएं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला क्या है? देखिए खान साहब की पार्टी कहती है हम सड़क के ऊपर किसी को ओहदे से उतरवा देंगे, किसी को वजीर आजम बनवा देंगे। तो देखिए एज अ लॉयर मैं कभी भी इस बात को एग्री नहीं करूंगा कि जो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई भी फैसला लेट अ जेंटलमैन डाई, यू नो, बिकॉज ऑफ ऑल दिस। और एक ऐसे मुल्क में जहां पे आपके पास प्रेसिडेंट है कि आपने एक पार्टी की पूरी सीटें उठा के उनको दे दी, वहां कानून को कुछ नहीं हुआ। तो यू इज अ पर्सन स्पेसिफिक। आई बिलीव आई एम नॉट अ पीटीआई वर्कर, यू नो दैट इफ यू हैव बीन लिस्निंग टू मी। मगर ये तो आप अपने आप को इन्वॉल्व करके ये बता रही है सरकार कि भाई ठीक है, वी हैव नो रिगार्ड फॉर हिज लाइफ। ये जनाब ये कानून, बाकी तकाजे पूरे हुए? क्या बाकी तकाजे पूरे हुए? जो असम्बली बनी, जो आपने इलेक्शन करवाए, आफ्टर दैट यू नो असूलों की बात करना कुछ ज़ेब देता है हमें? देखिए सर मैं ये इमोशनल गुफ्तगू ये साहब हम इसको छोड़ देते हैं, बाकी सारी बातों को सर ये साहब हम इस तमाम बातों को छोड़ देते हैं। सिर्फ एक रहनुमाई कीजिएगा जो कि कानूनी पॉइंट है, पीटीआई को 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत में जाना चाहिए था। ये एक पॉइंट हो गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या जो पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुन लिया, हुक्म दे दिया, अब क्या वो हुक्म पर अमल दरामद होना जरूरी है या नजर सानी दरखास्त वहां पड़ी रहे? अब दोबारा जो है वो आईनी अदालत की तरफ जाएंगे या उस पर अमल दरामद करना, पहले अमल दरामद हो जाए फिर जो है नजर सानी दरखास्त जो है वो समात होती रहेगी? देखिए इसमें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन चैलेंज हुई हुई है, पिटिशन की मेंटेनेबिलिटी के सवालात उठते हैं। सवाल ये उठता है कि ये ऑर्डर जो है क्या ये ऑर्डर पास भी किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था? देखिए जब आप किसी कुर्सी के इख्तियार को ही चैलेंज कर देते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लाजम हो चुका है कि वो इस पिटिशन को जितना जल्दी हो सकता है वो सुने, ताकि ये फैसला करे कि जिसने ये फैसला किया उनके पास ये इख्तियार मौजूद भी था या नहीं। तो जुरिस्डिक्शन का जब भी मैटर आता है तो आपको पहले उसको रिजॉल्व करना होता है, आपको उस पर डिसाइड करना होता है। बिकॉज ये नहीं हो सकता कि आपके पास इख्तियार ही नहीं था और आपने एक फैसला कर दिया, फैसले की हुक्मरानी हो गई और बाद में पता चला आपके पास इख्तियार ही नहीं था। तो देखिए ये बहुत से कुछ, देखिए मैं आपको फिर एक बात करना चाहूँगा, बहुत से सवालात है, कानूनी भी है और जैसे कहा गया कि कुछ इमोशनल भी हैं, कुछ ह्यूमैनिटी के रिलेटेड भी हैं, लेकिन
ये सारे जो आंसर्स हैं ये अदालत में होंगे। सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला करना है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को ये फैसला करना है, लेकिन ये सारे फैसलों का कोई एक कानूनी तौर तरीका होगा, कोई मैकेनिज्म होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज जाकर खान साहब देखें, बहुत शुक्रिया याया अफरीदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कानून हमारे लिए हैं, हम कानूनों के लिए नहीं। किसी ने कहा था कि कानून इज़ लाइक अ कॉब वेब, जिसमें कमज़ोर पकड़ा जाता है और ताकतवर से फाड़ के निकल जाता है। ये कई लोगों की तरफ रिफ़र की जाती है, मगर बाई एंड लार्ज तकरीबन तमाम हमारे लॉ एक्सपर्ट जो आते हैं वो ये मानते हैं ह्यूमन लाइफ मस्ट कम फर्स्ट। ये हमारी राय है, गलत हो सकती है और गैर कानूनी भी हो सकती है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब जान पे खेल जाएंगे, हम नहीं बनने देंगे, ये उन्होंने नहीं कहा, मगर उनके डिमीनर से यही लगता था कि भाई हम नहीं ये सूबे वगैरह बनने देंगे। एक कॉन्फ्लिक्ट ये किस तरफ जा रही है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियां साहब, अब जो सिचुएशन बन रही है सूबों के हवाले से, इससे पहले भी जो तरामीम आई बड़ी हेस्टिली वो हुई, बिल्डोज हुई, जो मर्जी उन्हें क्या ले मगर हुई, इसी असम्बली ने की भाई, और अब भी इसी असम्बली ने करनी है। मगर अब जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो उनका खून बड़ा जोश ले रहा है। जरदारी साहब तो एक पुराने खिलाड़ी हैं इस दश्त के, वो तो फूंक के कदम रखते हैं, मगर उन्होंने भी कुछ रिजर्वेशंस का सुना है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से, जो कल रात उनकी मुलाकात हुई। तो आपको क्या लगता है ये बेल मंडे चढ़ेगी या नहीं, और क्या सिचुएशन है? कल असम्बली में भी बड़ा रंपस हुआ, तो अब आगे सिचुएशन कैसे प्ले आउट करती नज़र आती है आपको मियां साहब? देखिए काजी साहब, जो 28वीं तरमीम है या सूबों के हवाले से जो तहरीक है, या कहा जाए कि इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से जो बात हो रही है, इस के पीछे बैकग्राउंड पे बहुत बड़ा जो है वो सियासी मुहरकात हैं। और ये सियासी मुहरकात जो हैं वो बानी पीटीआई तक भी जाते हैं। जो बानी पीटीआई के हवाले से कल की डेवलपमेंट है अब तक, उसके पीछे भी बाकायदा तौर पर एक पूरी मूव है। और आप देखें कि इससे पीछे बाकायदा 6 माह का पूरी वर्किंग है, और जो आज सामने आ रही है। और आज आपने वहाँ पर पार्लियामेंट में देखा कि 3 बड़ी जमातें जो हैं वो इकट्ठी एक प्लेटफॉर्म पर नजर आईं। एक तो अपोजिशन तहरीक इंसाफ, जो अपोजिशन लीडर हैं वो, सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी उनसे मिलने गए। JUI-FA के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, वो पार्लियामेंट में थे, उनकी भी मुलाकात हुई। और आज पीपल्स पार्टी ये कहती हुई नजर आई कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। हालांकि हुकूमत नजर सानी पे जा चुकी है और हुकूमत जोरों शोर से कह रही है कि ऐसा नहीं होने देंगे, ना ऐसा होगा, इनको अदालत में जाना चाहिए। असल मामला सर और है। असल मामला जो है वो सूबों का मामला है, 28वीं तरमीम का मामला है। पीपल्स पार्टी इस पर जो है फिलहाल तक नहीं मान रही, PTI इस पर मान चुकी है। बानी PTI के हवाले से ये बात की जा रही है कि वो भी इस पर जो है वो मान चुके हैं। खबरें बहुत आगे की आ रही हैं। खबर तो यहां तक भी आई कि बैरिस्टर साहब की मुलाकात हुई कल रात को, और कोई अहम पैगाम वो लेकर गए और अहम पैगाम वहां से लेकर आए। और खबरें यहां तक आई कि उनकी गारंटी हर चीज हो चुकी है, और अब जो है वो फॉर्मेलिटी होना बाकी है। और इस तरह उनको वहां से यहाँ हॉस्पिटल में लाना, हस्पताल से बनीगाला लाना, बनीगाला से फिर आगे मामला जो है चल रही है, तमाम मामला जो है वो तय है। इंसार अब्बासी साहब की स्टोरी आई कि इसके पीछे जो कल का ऑर्डर है उसके पीछे जो है वो बहुत सा बैकग्राउंड है और बहुत सी मुलाकातें हैं जो कि इस का पेशखमा बनी है। आज पार्लियामेंट के अंदर जो काजी साहब मंजर देखने को मिला है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो टॉक आज मीडिया से थी, वो बैनस्तूर उन्होंने बहुत कुछ कहा है। और उन्होंने बाकायदा तौर पर हुकूमत को धमकी भी लगाई है, अलग होने की धमकी भी लगाई है, और यह भी कहा है कि हम किसी भी कानून साजी में हुकूमत से तामन नहीं करेंगे उस वक्त तक जब तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाते। जब उनको सूबों की बात हुई तो उन्होंने असम्बलियों की बात की, जो सूबाई असम्बलियाँ हैं। अब उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी जो कि इतनी हाईलाइट नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सिंध असम्बली में कितनी करारदादें पड़ी हुई हैं, और वो किस से मुतल्लिक हैं, वो यही है कि सिंध तकसीम नहीं होगा। तो उन्होंने बात तो अपनी बता दी कि हम जो है वो सूबे बनने के हक में नहीं है, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट इस बात को जो है इसका इजहार नहीं किया। सदर जरदारी साहब के जो सदारत में इजलास हुआ वहां पर ऐवान सदर में, उसमें अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्होंने जाकर ब्रीफिंग दी है बाकायदा तौर पर। फारूक एच नाइक वहां पर मौजूद थे। वहां पर भी खबर आ रही है कि सदर साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है 28वीं तरमीम पर, कि 28वीं तरमीम पर जो है वो इस तरह हम जो है साथ नहीं देंगे।
बाकायदा तौर पर हमें इत्मीनान में लेना पड़ेगा। और 28वीं तरमीम में क्या है, 18वीं तरमीम जो है उसका खात्मा है तकरीबन। तो कैसे मानेगी पीपल्स पार्टी, कैसे मानेगी एनएफसी अवार्ड्स पर, और कैसे मानेगी नई सूबों पर? तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पार्लियामेंट में तकरीर करने के बजाय मीडिया के जरिए जो पैगाम दिया है, वो हुकूमत को ये पैगाम दिया है, मुक्तदरा को ये पैगाम दिया है कि सूबों के हवाले से जो अवाम चाहेगी उसके साथ हम खड़े हैं। अवाम कहाँ चाहेगी? असम्बलियों के अंदर। असम्बलियों में करारदादें क्या हैं? पंजाब असम्बली में जनूबी पंजाब के सूबा बनने की करारदाद मौजूद है, और केपी पे हज़ारा करारदाद जो है वो वहाँ पर मौजूद है। उसकी तो उन्होंने बात की, लेकिन सिंध की उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने कहा कि सिंध की असम्बली में भी करारदादें मौजूद हैं, यानी कि वहाँ पर कंसेंसस नहीं है और वहाँ पर नो है। ये तो बातें हो गई। काजी साहब जो आज वहाँ पर अपोजिशन के साथ वो शीरो शक्कर हुए और उन्होंने कहा कि हमने ये बेहतरीन मुलाकातें आज की रही हैं, और अचकज़ई साहब ने कहा कि कौमी हुकूमत बन जानी चाहिए, और उसके उन्होंने वज़ीर आज़म भी जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को करार दे दिया या प्रपोज कर दिया। तो पीटीआई जो है या अपोजिशन जो है वो तो कौमी हुकूमत पर जो है वो मुतफिक है। अब मुतफिक कौन नहीं है? हुकूमत नहीं है। पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम हुकूमत का साथ नहीं देंगे, हम इस वक्त अरेंजमेंट में मौजूद हैं, लेकिन किसी भी कानून साजी में हम हुकूमत को वोट नहीं देंगे। इसका मतलब क्या है कि हम हुकूमत के साथ नहीं है। उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि अगर कोई कानून साजी, आइन साजी और तरमीम करनी है तो पीपल्स पार्टी के अलावा बगैर करके देख लें। ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये किसको चैलेंज है? ये सिर्फ हुकूमत को नहीं, सिस्टम को भी चैलेंज है, कि जिसमें मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है और नए सूबे, नए यूनिट्स बनने चाहिए। तो आज बाकायदा तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना माइंड क्लियर कर दिया है। काजी साहब अच्छा, तो ये बताएं फिर अल्लाह बख्शे जो 1 पेज था उसका क्या हुआ? जी काजी साहब देखें, आज ये भी क्वेश्चन हुआ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, और 1 पेज का क्वेश्चन हुआ। उन्होंने कहा कि 1 पेज पर मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन 1 पेज है कि नहीं, दाल में कुछ काला जरूर है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हुकूमत का के इत्तेहादी हैं, वो पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन मौजूद हैं, और आप देखें कि वो कह रहे हैं कि कुछ काला है। इसका मतलब उनके पास कोई खास इत्तला मौजूद है। और कल के और आज के जितने भी इवेंट्स हुए, जो कुछ भी सामने नजर आया, उसमें कहीं आपको काजी साहब लगा है कि 1 पेज वाकई कायम है, या 1 पेज पर थोड़ा सा कोई गड़बड़ हो चुकी है? जब से जो हमारे वजीर मुदाखला हैं, उन्होंने जब से ये टॉक्स की हैं वहां पर आकर एक तकरीब में, उस वक्त से लेकर अब तक कई ऐसे शवाहिद और कई ऐसी निशानियां नजर आई जिसमें 1 पेज, 1 पेज जो है वो नजर नहीं आया। और अब हुकूमत जो है वो जबरदस्ती ये बात मनवाने को तैयार है और कह रही है कि 1 पेज पर हैं। अब 1 पेज पर एक है नहीं है, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी उस पर जो है वो एक काला निशान लगा दिया है। 1 पेज तो एक अब नहीं रहा। अच्छा, ये मुझे बताएं, कौमी हुकूमत की आपने बात की और आपने कहा चकजई साहब ने तो टिप कर दिया, इनको भी मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी, तो क्या ये इसका मतलब? लेकिन मुझे लगता है कि सारा निज़ाम बंद गली में है, कोई रास्ता आगे नज़र नहीं आ रहा। यानी देखें, एक जो मुखालिफ पार्टी थी उसको तो आपने साइड लाइन कर दिया है, एक सूबा उसके पास है, और कोई बज़ाहिर यानी कुछ कोई ऐसी ख़ास मुखालफत भी नहीं है। सब जो है इससे ज़्यादा मिसाली एक पेज कभी तारीख में नहीं रहा, मगर एक सेंटीमीटर भी हालात को आगे लेके नहीं बढ़ रहे। मईशत की कोई बात ही नहीं हो रही। जो बुनियादी इशू है हमारा कि हम जो है वो रोल ओवर पे चल रहे हैं, या हम लोगों से जो है बारो करके पैसे रख के उसमें अपने शो करते हैं जी हमारे पास। और मैंने जिस तरह अर्ज़ किया था कि बहुत से दानिश्वरों का ये ख्याल है, आलमी जो इकोनॉमिस्ट हैं, कि भाई वी आर इन अ स्टेट ऑफ परमानेंट अनडिक्लेयर डिफ़ॉल्ट अनटिल अनलेस हमारी जो एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती। तो इस पर कोई बात नहीं है कि भाई इस क्वैगमायर से कैसे हम निकालें, और ऊपर जो है वो बैठ के एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए हैं। देखिए ये तो निजाम रुका हुआ है, जो निजाम की बात की जाती कोलैप्स कर गया। मैं समझता हूं कि ये रुक गया है। अब नया निजाम आएगा तो निजाम चलेगा। और इस हवाले से खबरें जो हैं वो बड़ी आगे तक की हैं। खबरें ये आ रही हैं कि बाकायदा तौर पर तमाम वर्किंग हो चुकी है, 28वीं तरमीम आनी है। 28वीं तरमीम में तमाम जो निकात हैं
वो बाकायदा तौर पर एड्रेस होंगे और उस पर अमल दरामद होगा। सूबे बनने हैं, इंतजामी यूनिट भी बनने हैं, 18 सूबे बने, 5 इंतजामी यूनिट बने या 32 सूबे बने, ये होकर रहना है। इस हवाले से बाकायदा जो मुख्तलिफ तजावीज़ हैं उनको फाइनलाइज कर दिया गया है। यहां तक की खबरें हैं कि जो काबीना होगी टेक्नोक्रेट्स की काबीना या उसमें जो कौमी हुकूमत आएगी या निगरान हुकूमत आएगी, जो भी जाहिर है सेटअप को आगे लेके चलना है और उसको मुकम्मल करना है, तो उनका भी जो इंतखाब जो है वो हो चुका हुआ है, उनसे बातचीत हो चुकी है या कुछ लोगों से। अब ये अभी तक इसको अफवाहें तो कहा जा सकता है, लेकिन ये रोजाना की बुनियाद पर इस तरह की खबरें जो हैं वो फिर रही हैं और वो हवा में जो है वो ऐसे हर एक के कानों के साथ गूंज रही हैं। तो इन खबरों में कोई तो हकीकत है ना काजी साहब? एक ब्रेक हमने लेनी है। बात वही है, देखें बात यह है कि एक इकोनॉमिक लॉक जैम है, वो उसको अगर आप नहीं ऐसे एड्रेस करेंगे तो कुछ नहीं। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक तो बड़ी दिलचस्प बात आपको करेंगे कि किस तरीके से ऑपरेशन वेनेजुएला ईरान में नाकाम हुआ। आज ये खबर आई है, तश बाम हुई है, बड़ी दिलचस्प है। इसके साथ साथ क्या ईरान अब यूरोप में अमेरिकी मफादात पर हमले करेगा और एटॉमिक जो ऑप्शन कंसिडर हो रहा है वो क्या मामला है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला गुल साहब, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच गुल साहब आपके टाइम के लिए। गुल साहब, सबसे पहले तो मैं एक बड़ी मुझे चश्मकुशा खबर थी जो आज जो पेपे एस्कोबार, एक बड़ा नॉन जर्नलिस्ट है, बड़े इदारों के साथ काम भी करता है, मैंने उसका एक वीलॉग सुना जिसमें मैं चाहूँगा कि ताकि ये पता चले ये कितनी ऑथेंटिक है कि किस तरह से अहमद वाहिदी जो हैं, जो कि सिपह सलार हैं ईरान के, उनको तोड़ने की उसी तरह कोशिश की गई जिस तरह से वेनेजुएला में कंप्रोमाइज़ किया और डॉलर वगैरह फेंके गए थे। उसमें दो बातें उसने की हैं। एक तो ये कि हमारे ऊपर भी प्रेशर आया जो हमने बड़ी सख्ती से इनकार कर दिया। उन्होंने तो नाम लेके बात की है, मगर मैं ज़रा मलफूफ बात करूँगा। फिर एक कुर्द लीडर को इस्तेमाल किया गया कि उसने बात भी की अहमद वाहिदी से जो सिपह सलार हैं, और उन्होंने सख्ती से बल्कि बहुत बुरा भला कहा कि तुम मुझे गद्दार जो है वो बनाना चाहते हो। तो डू यू लैंड एनी क्रीडेंस टू दिस काइंड? क्या अमेरिका इस हद तक गया और वहां भी उसको नाकामी हुई? गुल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, मियाँ साहब को, नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। देखिए काजी साहब, बात यह है कि बिल्कुल ये हकीकत है कि वो अमेरिकन यही काम करते आए हैं हमेशा। यही कोवर्ट वॉर्स उनकी हैं, खुफिया और घिनौनी और गलीज बदबूदार जंगें जिसके अंदर हर किस्म का काम करते हैं। ना सिर्फ ये काम करते हैं कि लोगों को खरीदने की कोशिश करते हैं, बल्कि आपको पता है कि ओपियम वॉर्स भी इन्होंने की हैं। इन्होंने बाद में जाके बाकायदा ये जितना भी ड्रग माफिया है उसके अंदर CIA की इन्वॉल्वमेंट होती है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि दुनिया का जो 93% नारकोटिक्स का ट्रेड था अफगानिस्तान से हो रहा था जब वहाँ अमेरिकन काबिज थे। तो इसमें तो कोई मतलब ढकी छुपी बात नहीं है। जनरल मैक्रिस्टल को क्यों निकाला गया था? उनको भी इसी वजह से। तो बात तो खैर दूर हो जाएगी, हम इसके ऊपर ईरान के ऊपर आते हैं। इन्होंने बिल्कुल कोशिश की थी और फिर कुर्दों को हथियार भी दिए थे। कुर्दों को हथियार देने के बाद आपको याद है कि फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि वो कुर्दों ने हथियार तो ले लिए लेकिन इस्तेमाल नहीं किए, अपने पास रख लिए। तो ये हमेशा से करते आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। वेनेजुएला के अंदर इन्होंने खरीदा, वरना कहाँ मतलब ये उनके प्रेसिडेंट मेड्यूरो को कैसे उठा के ले जा सकते थे। अभी भी जो सूरत हाल है वो वाहिदी साहब को और इसी तरीके से दीगर जो उनके इंटेलिजेंस के लोग थे उनको इन्होंने खरीदने की कोशिश की, जनरल गजाली वगैरह को, लेकिन वो बात नहीं बनी। और उन लोगों ने साफ साफ कहा कि हम जो है वो अपने मुल्क के और अपनी लीडरशिप के गद्दार नहीं हो सकते। देखिए ना, आपको याद होगा कि काजी साहब, आपकी तो निगाह रही है, मियाँ साहब की भी, कि जब अफगानिस्तान के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से जब उसामा बिन लादेन के ऊपर इन्होंने हेड मनी रखी हुई थी, लेकिन एक आदमी उसामा बिन लादेन से अलहदा नहीं हुआ। मुल्ला उमर के ऊपर हेड मनी रखी थी, लेकिन एक आदमी ने भी उसको मुखबरी नहीं की। क्यों नहीं की? इसका मतलब यह है कि वो आइडियोलॉजिकली एक दूसरे के साथ बाउंड हैं, और अगर वो कोई आदमी आइडियोलॉजिकली अपने एक दूसरे के साथ करीब आ जाए
फिर उसके लिए ये 10, 20, 50 मिलियन डॉलर और अमेरिका के अंदर एनोनिमस जिंदगी गुजारना और फिर वहाँ बेहतरीन घर और चीजें देना, ये सारी बातें मेरे ख्याल में बेमानी हो जाती हैं। हाउएवर के एक पाकिस्तानी शख्सियत को भी वो ले गए, इसी तरह से पाकिस्तान का वो बंदा था बड़ा सीनियर, उसको उन्होंने पैसे वैसे दे दिए। आज भी वो अमेरिका के अंदर एक खुफिया प्रोग्राम जिसको कहते हैं विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम, उसके तहत रह रहे हैं। नाम तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अच्छा गुल साहब, अब आते हैं इस पे जो ईरान। अब्दुल्ला गुल साहब, देखें अब्दुल्ला गुल साहब, ये बात तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आज एक डेवलपमेंट हुई है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसको इख्तरा भी कहा जा सकता है और संजीदगी भी कहा जा सकता है और प्लान भी कहा जा सकता है कि सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने नक्शा जारी कर दिया बाकायदा तौर पर, और आबना हरमोज को उन्होंने अमेरिका का हिस्सा करार देकर आज बाकायदा नक्शा जारी कर दिया। और ईरान ने भी जो है वो नक्शा कैलिफोर्निया को अपना हिस्सा बनाकर जो है वो नक्शा जारी कर दिया। ओमान पर जो है वो हमले की धमकी भी दे दी सदर ट्रंप ने। और साथ साथ ये भी खबर आ रही है अमेरिकी जो मीडिया है उनकी तरफ से भी, और कांग्रेस के जो मेंबर हैं वो भी ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि आबना हरमोज पर जो है वो टैक्टिकल वेपन जो है वो इस्तेमाल करने का भी सोचा जा रहा है कि वहां पर ये हो सकता है। अगर इन तमाम अवामल को देखा जाए और तमाम खदशात को भी सामने रखा जाए तो फिर ये वाहिद मकसद नहीं लगता ट्रंप का कि वो यहाँ तेल के ज़खायर पर कब्जा करने आया है और उसका और कोई मकसद नहीं है यहाँ पर रजीम चेंज करना, ये वो सारा कुछ, वो यहाँ पर कब्जा करने के लिए बाकायदा तेल के ज़खायर पर आया है और यहाँ से वो निकलना नहीं चाह रहा। देखिए मियाँ साहब, आपके तमाम बातों के लिए ट्रंप के लिए एक ही मशवरा है कि ग्रो अप मिस्टर ट्रंप, आप बड़े हो जाओ। अभी हो गए, काफी बचकाना काम हो गए हैं, काफी आप अपने आप को गलीज भी करवा चुके हैं, अमेरिका को भी आपने तजलील करवाई, उनकी फौज की भी आपने भद उड़वाई, और कितनी आपने दुनिया के अंदर अपनी इज्जत अफजाई करवानी है। टैक्टिकल जहां तक वेपन्स की बात है, नहीं इस्तेमाल हो सकते, लिख के दे देता हूं। उसकी वजह सबसे बड़ी है कि हुर्मुज के ऊपर इस्तेमाल किया तो पानी कंटेमिनेटेड हो जाएगा। कंटेमिनेटेड पानी का मतलब है तमाम आबी हयात खत्म हो जाएगी और उसके भयानक असरात पूरे इलाके में नमूदार होंगे। पानी जो डिसैलिनेटेड वाटर है, जिससे 1 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं इस रीजन के अंदर, वो तमाम के तमाम पानी से महरूम हो जाएंगे, क्योंकि कंटेमिनेटेड डिसैलिनेटेड वाटर तो हो सकता है ना कि भाई खारे पानी को मीठा कर लिया, लेकिन जो पानी कंटेमिनेटेड हो, न्यूक्लियर जिसके अंदर मौजूद हो, वो तो नहीं ठीक किया जा सकता। तो आप समझे कि विद इन ए पीरियड ऑफ 15 दिन आप तकरीबन 50-60 लाख लोगों से हाथ धो बैठेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। अब जहां तक हुर्मुज के ऊपर बात है, कंट्रोल मैंने कर लिया। ट्रंप साहब पहले भी ये काम कर चुके हैं हजरत, ये इनके अजीबोगरीब हरकत हैं। अभी जब कोरिया के अंदर जितने भी इनके अड्डे हैं, साउथ कोरिया के अंदर, उन्होंने कहा कि जी ये कोरिया के जमीन के ऊपर है, ये जमीन मेरे नाम पे कर दो, तुम पैसे भी देते हो हमें, गो के हम तुम्हारी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए नॉर्थ कोरिया से हम तुम्हें बचाने के लिए रखा हुआ है, लेकिन उसके पैसों के साथ साथ अब जमीन भी हमें दो। जापान से भी इन्होंने यही डिमांड की कि वो जापान की जो जमीन है वो अमेरिका की जमीन के नाम पे मुंतकिल कर दो। अब इन्होंने हुर्मुज के ऊपर ना इनका कोई वहां ताल्लुक, ना वास्ता, ना इनको 1 इंच जमीन। वो एक छोटी सी बात है, आप समझते हैं इस चीज को कि अगर आपके पास हकूक मालकाना हो, यानी कि एक किनाल आपका पक्का हो, तो आप वहां से 22 किनाल जो है वो शामलात की खरीद सकते हैं। लेकिन अगर 1 विगा जमीन भी ना हो आपकी और आप जाके खरीदने लगे हैं शामलात, नॉनसेंस बात कर रहा है। दूसरी बात जो आपने कहा ओमान के ऊपर, ओमान का देखें बड़ा इंटरेस्ट है, वहाँ यूके का इंटरेस्ट है, वहाँ ओमान बड़ा एक मैच्योर कंट्री है, उसने बड़ा एक टाइम गुजारा है। ये तमाम डोनाल्ड ट्रंप साहब सिर्फ धमकी दर धमकी दर धमकी। हमला कैसे करेंगे पहले तो ये पता चले, हमला करेंगे फिर उसका नतीजा क्या होगा, फिर हुर्मुज उनके हाथ में आ जाएगी, तो हुर्मुज तो हाथ में नहीं आएगी क्योंकि बहरी बेड़ों के जरिए ही आएगी ना, तो बहरी बेड़ा तो वहां उनका जा ही नहीं सकता क्योंकि ये शैलो वाटर है। लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब, ईरान ने तो कहा है कि हम सबक सिखाएंगे, एक दफा ईरान जो ट्रंप हैं वो आगे आए, अपनी फौजों को आगे लाएं, हम सबक सिखाएंगे। लेकिन साथ साथ एक और बात भी की है, ईरान ने एक धमकी लगाई है, उन्होंने कहा है कि जिस मुल्क ने भी जमीन दी है, जहां से भी हमले हुए हैं, उनको कीमत चुकाना पड़ेगी, और उन्होंने एडवांस शुरू कर दिया बाकायदा तौर पर। आज ये खबर आई कि यूएई पर जो है वो मिसाइल दागे गए, ये भी खबर आई कि उनके टैंकर्स पर कब्जा ईरान ने जो है वो कर लिया है, और ये भी खबर जो है वो आई कि ईरान ने कहा कि अगर हम पर हमला होता है तो हम इस खित्ते से आगे जाएंगे, यानी कि मशरकी यूरोप की बात हो रही है, बल्गारिया की बात हो रही है।
और दीगर जो है यूरोपीय मालिक हैं वहां तक की बात हो रही है, कब्रस की बात हो रही है। तो क्या सर आप देख रहे हैं मुस्तकबिल में इस तरह की गुमसान की जंग, और ईरान के पास ऐसे हथियार हैं जो बैनुल बरो आज़मी हथियार हैं और वो बाहर जाके इस रीजन से हमला कर सकता है? देखिए, मिसाइल्स तो उनके पास हैं बहुत सारे, बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल नहीं हैं, लेकिन यह है कि वो सिर्फ एक मिसाइल दागना नहीं होता। आपने अगर एक मिसाइल दाग भी दिया, वो स्पेस में चला गया, बड़ी मल्टीपल चीज़ें हैं। उसके बाद फिर उसकी री एंट्री होती है स्पेस से ज़मीन की तरफ मदार में, बहुत सारे उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, उसके साथ बहुत सारी और चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि फ़िलहाल ईरान के पास मौजूद नहीं है। ठीक है कि अगर उसके अंदर वो कोई रशियन या चाइनीज़ सैटेलाइट्स का सहारा लेते हैं, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन फ़िलहाल मेरे ख्याल में रशिया और चाइना इस मूड में नहीं नज़र आ रहे। दूसरी जानिब अगर मैं ये कहूँ कि डिएगो गार्सिया वगैरह, वो तकरीबन आपको पता है कि 2200 मील के फासले के ऊपर है, और 2 मिसाइल पहले भी आए थे। एक को तो उन्होंने जहाज ने इंटरसेप्ट कर दिया था और एक पानी में गिर गया था। वो मुअम्मा अभी भी रहा, क्योंकि ईरान ने तो क्लेम नहीं किया कि हमने किए, लेकिन वो मिसाइल कहाँ से आए ये अभी मेरे ख्याल में इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट ऑन इट। लेकिन दूसरी जानिब यूरोप है, यूरोप तक उनके मिसाइल मेरे ख्याल में जा सकते हैं जो उनके पास है, लेकिन व्हाई शुड दे इन्वॉल्व यूरोप इस टाइम पे? जरूरत नहीं है यूरोप को इन्वॉल्व करने की। हाँ, यूएई वगैरह जो है वो उनको वो मेरे ख्याल में सबक सिखाना चाहते हैं, और वो जो जो ये टाइम बढ़ेगा, ईरान के पास जो रीजनल पावर्स हैं, आप देखें ना, उनको मजबूर कर दिया कि पहले वो उन्होंने सऊदी अरब से अपना बेस क्लोज करके वो जॉर्डन ले गए, जॉर्डन से अभी क्लोज करके वो लेके जा रहे हैं इजराइल, और साथ ही साथ उनको ये भी प्रॉब्लम है कि जो इस टाइम पे उनका डिप्लीट हो रहा है असला, वो खैर एक अलहदा कहानी है, लेकिन असल स्टोरी यह है कि इस लेकिन टाइम पे अब्दुल्ला कुल साहब, अमेरिका यहाँ कैसे तो करेगा ये बात उनका तो इस तरह सामना। हो रही है ना कि ईरान कह रहा है कि जो हम पर जो हमले में सहूलतकार बना है, हम उसको दुश्मन डिक्लेयर करेंगे बाकायदा तौर पर। अगर ये ऐसा होता है तो जाहिर है दुश्मन के साथ तो जंग की जाती है। एक और मामला हुआ है सर, वो आपके सामने रखूंगा। इजराइल ने शाम पर हमला कर दिया। उन्होंने एक शाम की एक बेस पर जो है हमला किया। वहां उन्होंने ये कहकर हमला किया कि वहां तुर्किया की फौजें मौजूद थीं या वो वहां पर डिप्लॉय करने वाले थे, इसलिए हमने खतरे को बांधकर जो है हमला किया है। लगता क्या ऐसा ही है कि ऐसा ही है, या वो शाम की तरफ पेशकदमी करना चाह रहा है लुबनान के बाद, और वो जो मजमूम इरादा है उसका और जो गलीज इरादा है ग्रेटर इजराइल का, उसको पूरा करने के लिए आगे पेशकदमी बढ़ा रहा है? देखिए, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं अबू जुलान अहमद अल शरा साहब जो हैं, आपको पता है उनका बड़ा एलाई है। वो सऊदी अरब ने भी बड़ा वार्म वेलकम दिया, अमेरिका के अंदर भी वो गए, डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात की, और एक रीजन है कि वो वहाँ बैठे हुए हैं। अब इसका मतलब तो ये है कि इजराइल आउट ऑफ मेरे ख्याल में डिसोरिएंटेशन वो ये काम कर रहा है, क्योंकि उसको ये खतरा पड़ गया है कि अमेरिका वापस जा रहा है। इससे बड़ी वजाहत से ये कहा जा सकता है कि अमेरिका जा रहा है, और अगर अमेरिका जा रहा है तो इजराइल चाहता है कि वॉर थिएटर को बढ़ा दिया जाए। अगर वॉर थिएटर बढ़ जाएगा तो मजबूरन अमेरिका को किसी न किसी कैपेसिटी में यहाँ रहना पड़ जाएगा, क्योंकि इराक से आपको पता है उनका बेस जो था अरबेल, वो भी उनको सितंबर में खाली करने का उन्होंने ऑलरेडी पैकिंग वहां शुरू हो चुकी है। तो मकसद ये है कि यहाँ तो अड्डे बंद हो रहे हैं उनके। दूसरी जानिब जो सूरत हाल है, इजराइल को मालूम है कि अगर अमेरिका चला गया तो उसका पीछे पुराने हाल नहीं रहा, और यही वजह है कि वो ये काम कर रहा है, और उसके ऊपर वो तुर्किया को और एक ही वक्त में वो इराक को भी इन्वॉल्व करना चाहता है, यानी कि इलाका जंग को फैलाव देना चाहता है। लेकिन ये मुमकिन नहीं बहुत होगा। शुक्रिया। मैं माफी चाहता हूँ, ऊपर है। मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। आपने जो बात की मैं इसी पे क्लोज करता हूँ कि अब पुरसान हाल तो अमेरिका का भी कोई अब रहेगा इस बदले हुए ज़माने में या नहीं। पर ये था हमारा आज के शो, कल हाजिर होंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।